नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पर आपका स्वागत है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेकेंड सेशन है। सेकेंड सेशन का यह 10वां वीडियो है। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन 257 से 279 तक कराया जाएगा। ओके, ये जो सेकेंड सेशन है, आप सेकेंड सेशन में आपको सेक्शन 5 से लेकर 55 तक के इंपॉर्टेंट MCQ कराया जा रहा है। ओके, सेक्शन नंबर 5 से 55 के अंतर्गत में है। तो क्वेश्चन नंबर 257 शुरू किया। ओके, निम्नलिखित में से संयोजन सम्मिलित नहीं। ओके, कौन सा है जो सही नहीं है। ओके, ऑप्शन ए पहला देखा जाए, अपराध की स्वेच्छा और सीधा अभिस्वीकृति स्वीकृति कहलाता है। या फिर दूसरा, अभियुक्त की स्वदोषक मोचक संस्वीकृति क्या होता है, जब संस्वीकृति वाले अभियुक्त का विचार न हो रहा हो तो इसे सह अपराधी के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तीसरा, न्यायकेतर संस्वीकृति संपुष्टि अनिवार्य नहीं है। ओके, तथा चौथा, बंदूक का प्रयोग करने में प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी विशेषज्ञ की राय मानी जा सकती है। ओके, अब इसको कुट मिला लिया जाए तो 257 का, तो इसे कारण हो गया क्या, न्यायकेतर संस्वीकृति हो गया, या फिर ओके नहीं, इसका है सही हो गया आपका अपराध की स्वेच्छा और सीधे अभिस्वीकृति स्वीकृति का है सही है, तथा संयोजन सम्मिलित नहीं है, यानी ये गलत है। ओके, तथा क्या, अभियुक्त की स्वदोष मोचक संस्वीकृति क्या होता है, जब संस्वीकृति वाले अभियुक्त का विचार न हो रहा हो तो इसे सह अपराधी के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यह क्या है, गलत है। 1 और 2 दोनों गलत है। और सही क्या है, 2, 3 और 4 से, यानी न्यायकेतर संस्वीकृति क्या है, संपुष्टि अनिवार्य हो जाता है। तथा बंदूक का प्रयोग करने में प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी क्या होता है, विशेषज्ञ की राय मानी जा सकती है। ओके, इसका व्याख्या देख लिया जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2017 में स्वीकृति की परिभाषा किया गया है। किसी अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वेच्छा और सीधे अभिस्वीकृति उसके विरुद्ध स्वीकृति नहीं मानी जा सकती। अभियुक्त के स्वदोष मोचक संस्वीकृति, जब संस्वीकृति वाले अभियुक्त का विचार न हो रहा हो तो सह अपराधी के विरुद्ध अभियुक्त के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है। न्यायकेतर संस्वीकृति की संपुष्टि अनिवार्य नहीं होती है। बंदूक के प्रयोग में प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी के राय साक्ष्य विधि की धारा 45 के अंतर्गत विशेषज्ञ के साक्ष्य के तौर पे यह क्या हो सकता है, माना जा सकता है। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 258, रेस इंटर एलिया एक्टा प्राप्त योग्य है। ओके, यानी किस सिद्धांत के अंतर्गत या फिर किस धारा के अंतर्गत समाहित। ओके, ऑप्शन नंबर ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 48 के अंतर्गत, ऑप्शन बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 47 के अंतर्गत, तथा ऑप्शन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 16 के तहत, तथा ऑप्शन डी धारा 45 के तहत भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 46 के अंतर्गत क्या है, रेस इंटर एलिया एक्टा को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 46 के अंतर्गत समाहित किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 46 के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय से संबंधित तथ्य का वर्णन होता है। किसी विशेषज्ञ के राय की संपुष्टि या उसका खंडन किया जा सकता है। धारा के दृष्टांत प्रदर्शित करता है कि इस प्रयोजन के लिए अन्यों के मध्य बात यानी रेस इंटर एलियस एक्टा ग्राह्य है, यानी ग्राह्य योग्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। क्या करना, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ओके, कौन सी बातें कौन से धारा के अंतर्गत बताई गई है। ओके, तो देख लिया जाए। भारतीय साक्ष्य का अधिनियम धारा 46 में किस में आता है, फिर 47 क्या, 48A और 48। ओके, तो देख लिया जाए तो 46 में आ जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा विशेषज्ञों के राय पर आधारित तथ्य है। ओके, यानी विशेषज्ञ के राय पर आ गया। तथा दूसरा होगा 47, देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 47 क्या है, हस्तलेखन के बारे में राय जब तक सुसंगत है उससे संबंधित है। तथा 47A क्या हो गया, अंकीय हस्ताक्षर के बारे में राय बताता है। तथा 48 बताता है अधिकार अथवा प्रथा के बारे में राय बताता है। ओके, इस अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर मिलाया जाए तो ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 1 तथा डी का 2। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा योग्य नहीं है। ओके, कौन सा ही नहीं। स्वीकृति की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 17 में बताया गया है। या फिर विशेषज्ञ की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 45 में बताया गया। तथा चरित्र की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 55 में बताया गया। तथा ऑप्शन डी सामान्य अधिकार या प्रथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 13 के अंतर्गत बताया गया। इसको देखा जाए तो इसका कौन सा सही नहीं है। ओके, तो धारा 17 में स्वीकृति बताई गई है, सही है। तथा विशेषज्ञ को धारा 45 में बताया गया। तो चरित्र को भी धारा 55 में बताया, जबकि धारा
क्या है, सामान्य अधिकार और प्रथा धारा 13 में बताया, गलत है। सामान्य अधिकार नहीं बताया गया है तथा सामान्य रूढ़ि ने प्रथा नहीं बताया गया। उसमें क्या बताया गया धारा 13 में, सामान्य नहीं विशिष्ट अधिकार तथा विशिष्ट प्रथा को धारा 13 के अंतर्गत बताया गया, क्योंकि इसमें क्या बता रहे हैं, सामान्य अधिकार और प्रथा। सामान्य अधिकार और प्रथा न होकर क्या हुआ, विशिष्ट और होता है। ओके, विशिष्ट अधिकार और प्रथा। जबकि सामान्य कौन सी धारा में बताया गया, धारा 48 में बताया गया साधारणतः यानी सामान्यतः रूढ़ि और अधिकार को धारा 48 के अंतर्गत बताया गया। जबकि धारा 13 में क्या बताया गया है, क्या बताया गया, सामान्य नहीं बताया गया, यानी विशेष अधिकार और प्रथा को बताया गया। ओके, विशेष अधिकार या रूढ़ि को बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय विचारों को सुसंगत बनाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 47, ऑप्शन नंबर बी धारा 48 है, तो ऑप्शन सी धारा 49 है, तो ऑप्शन डी धारा 50। 261 का आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी धारा 48 से स्पष्ट करता है कि जहाँ न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ि अधिकार का अस्तित्व के बारे में साक्ष्य के राय माननी है या बनानी है, तो तब ऐसे रूढ़ि अधिकार के अस्तित्व के बारे में उनकी राय की सुसंगत है जो उसका अस्तित्व होता तो संभाव्यता उसे जानना चाहता है। ओके, धारा 48 के अंतर्गत विशेषज्ञ के अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में किसको बताता है, विशेषज्ञ का धारा 48 में बताएंगे। ओके, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसको देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विवादित हस्तलेख को सिद्ध किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए विशेषज्ञ आहूत करके यानी विशेषज्ञों को बुला करके, या फिर ऑप्शन बी ऐसे व्यक्ति को परीक्षा द्वारा जो संबंधित दस्तावेज के लेखक के हस्तलेख से परिचित हो, या फिर ऑप्शन सी स्वीकृति एवं विवादित हस्तलेखों की तुलना करके, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी के द्वारा। 262 का आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से सभी के द्वारा क्या कर सकता है, एक विवादित हस्तलेख को सिद्ध किया जाता है। कैसे कैसे, तो विशेषज्ञों को बुला करके यानी आहूत करके, या फिर ऐसे व्यक्ति के परीक्षा द्वारा जो संबंधित दस्तावेज के लेखक के हस्तलेख से परिचित है उसके द्वारा, या फिर स्वीकृति एवं विवादित हस्तलेख की तुलना करके किया जा सकता है। ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा के अंतर्गत क्या होता है, निम्नलिखित तरीके से हस्तलेख को जो विवादित है उसको साबित किया जा सकता है। ओके, तो क्या होता है, हस्तलेख मूल लेखक द्वारा न्यायालय में परिसाक्ष्य दिए जाना से, या फिर धारा साक्ष्य विधि नियम के धारा 45 के अंतर्गत विशेषज्ञ द्वारा न्यायालय में दी गई राय हो वो, या फिर धारा 47 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के परीक्षा द्वारा जो संबंधित दस्तावेज के लेखक के हस्तलेख से परिचित हो, या फिर धारा 73 के अंतर्गत प्रसंगत हस्तलेख एवं साबित किए गए हस्तलेख के स्वयं न्यायाधीश द्वारा तुलना करके किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 263 की ओर चलते हैं। कूट की सहायता से क्या करना है, सही उत्तर को पहचानना है। ओके, हस्तलेखन को सिद्ध किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, तो देखा जाए लेखक के साक्ष्य द्वारा, या फिर विशेषज्ञ के मत द्वारा, या हस्तलेख से परिचित व्यक्ति के साक्ष्य द्वारा, या साक्ष्य अधिनियम धारा 73 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा। इसका सही देख लिया जाए तो लेखक के साक्ष्य द्वारा भी किया जाता है तथा विशेषज्ञ के मत द्वारा भी किया जा सकता है, तथा क्या होता है, हस्तलेख से परिचित व्यक्ति के साक्ष्य द्वारा तथा धारा 73 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ओके, इस अकॉर्डिंग क्या 1 2 3 4 सभी सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज के क द्वारा लिखी गई है, इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत है। ओके, ऑप्शन नंबर ए क द्वारा लिखी गई एक अन्य दस्तावेज पेश की जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की राय कि दोनों दस्तावेज एक ही व्यक्ति द्वारा क द्वारा लिखी गई है, या फिर ऑप्शन सी इस प्रश्न पर विशेषज्ञ की राय कि दोनों दस्तावेज विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखी गई। ऑप्शन डी यानी बी और सी, बी तथा सी दोनों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी बी तथा सी क्या है, दोनों सुसंगत हो सकता है। यानी करने का मतलब इस प्रश्न पर विशेषज्ञ की राय कि दोनों दस्तावेज एक ही व्यक्ति द्वारा यह सुसंगत है, तथा इस प्रश्न पर विशेषज्ञ की राय कि दोनों दस्तावेज विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखी गई, यह भी सुसंगत माना गया। यह प्रावधान उपरोक्त क्वेश्चन जो था प्रश्न समस्या किस पर आधारित है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 45 डिस्टार्ट नंबर सी पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तलेख विशेषज्ञ की राय, ऑप्शन नंबर ए हमेशा संपुष्टि आवश्यक है, ऑप्शन बी साक्ष्य में ग्राह्य है, ऑप्शन सी न्यायालय पर बाध्यकारी है, तथा ऑप्शन डी बिना संपुष्टि के मान्य की जा सकती है। 265 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी हमेशा संपुष्टि क्या है, आवश्यक है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 45/47 में से संबंधित है उपयुक्त, जिसमें क्या बताया गया कि हस्तलेख विशेषज्ञ ग्राह्य होने के लिए उसकी संपुष्टि हमेशा आवश्यक है। ओके, यह बताया गया आपको शशि कुमार बनाम सुबोध कुमार के बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य व्यक्ति की राय यानी विशेषज्ञ की राय को ही अन्य व्यक्ति बोला जाता है। ओके, यानी अन्य व्यक्ति की राय भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत निम्न में किन धारा है तो सुसंगत नहीं है। यानी विशेषज्ञों की राय आईपीसी की किन किन धारा के अंतर्गत क्या होता है, सुसंगत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए धारा 299 ऑप्शन ए धारा 299, 495 और 498। ऑप्शन बी धारा 300 तथा 498 व 499। ऑप्शन सी धारा 494, 495, 497 और 498 तथा ऑप्शन डी 399, 499, 300 व 498। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यानी कहने का मतलब भारतीय दंड संहिता की धारा 494, 495, 497 व 498 के में हुई अपराधों को क्या होता है, विशेषज्ञ की राय उस पर दिया नहीं जा सकता, वह सुसंगत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज क द्वारा लिखी गई है, इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत है। ओके, ऑप्शन नंबर ए क के द्वारा लिखी गई एक अन्य दस्तावेज पेश की जाती है, या फिर ऑप्शन बी इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की राय की दोनों दस्तावेज एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी गई है, या फिर ऑप्शन सी इस प्रश्न पर विशेषज्ञ की राय की दोनों दस्तावेज भिन्न भिन्न व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों द्वारा। ओके, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है 264 ओके, नेक्स्ट देखा जाए 26 हो गया। ओके, 267 देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी बातें अभिमत साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए यानी कौन सी बातें जो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है। ओके, तो पहला देख ले जाए, एक साक्षी का कथन कि कोई जवाब विधि विरुद्ध प्रतीत होता हो। ऑप्शन बी उस व्यक्ति की राय जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिपि के बारे में न्यायालय को राय बताता हो। ऑप्शन सी मेडिकल साक्षी की राय। ऑप्शन डी पुस्तकों में दी गई विशेषज्ञ की राय जबकि वह मृत्यु हो चुके हैं, वो मर गया हो। ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य क्या नहीं हो सकता है विशेषज्ञ के साक्ष्य के तौर पर। यानी एक साक्षी का कथन कि कोई जवाब विधि विरुद्ध प्रतीत होता है साक्ष्य के अंतर्गत ग्राह्य नहीं होता, जबकि अन्य क्या होता है, ग्राह्य हो जाता है। यानी उस व्यक्ति की राय जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिपि के बारे में या न्यायालय की राय के बारे में हो के, या फिर मेडिकल साक्षी के तौर पर हो, या फिर दी गई विशेषज्ञ की राय जबकि वो मृत्यु हो चुकी है उसके बारे में हो, तो विशेषज्ञ की राय दिया जा सकता है। लेकिन क्या है, विधि विरुद्ध प्रतीत होता है उसके बारे में विशेषज्ञ की राय यानी क्या साक्ष्य के तौर पर अभिमत या फिर कोई भी राय ग्राह्य नहीं है। ओके, व्याख्या देख लीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उस व्यक्ति की राय जो किसी दूसरे व्यक्ति की लिपि के बारे में न्यायालय को बताता हो, मेडिकल साक्ष्य की राय तथा पुस्तकों में दी गई विशेषज्ञ की राय जबकि वो मृत हो चुके और साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है, जबकि एक ऐसा साक्षी का कथन कि कोई जवाब विधि विरुद्ध प्रतीत होता हो ग्राह्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक सामान्य प्रथा के अनुसार विवाह संबंध हुआ यह सिद्ध करने के लिए क्या नियम है कि यह एक विधिमान्य वैवाहिक बंधन है। ऑप्शन नंबर ए प्रथा को साक्ष्य के द्वारा सिद्ध किया जाएगा। ऑप्शन बी न्यायालय प्रथा का न्यायिक संज्ञान लेता है। ऑप्शन सी न्यायालय सामान्य जन पर प्रथा के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सही, मतलब सभी सही। ओके, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से सभी सही है कि एक सामान्य प्रथा के अनुसार विवाह संबंध हुआ यह सिद्ध करने के लिए क्या नियम है, या वैवाहिक बंधन के बंधन। ओके, तो ये प्रथा को साक्ष्य के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, या फिर न्यायालय क्या कर सकता है, प्रथा का न्यायिक संज्ञान ले सकता है, या फिर न्यायालय सामान्य जन पर प्रथा के प्रभाव का मूल्यांकन कर सकता है। ओके, इसका व्याख्या देख रहे हैं। यानी एक सामान्य प्रथा के अनुसार विवाह संपन्न होने पर उसे निम्न आधार पर सिद्ध किया जा सकता है या फिर किया जा सकेगा। ओके, देख लिया जाए। क्या पहला यह है कि प्रथा को साक्ष्य के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, या फिर न्यायालय प्रथा का न्यायिक संज्ञान लेता है तथा क्या कर सकता है, न्यायालय सामान्य जनों पर प्रथा के प्रभाव के बारे में जो परिणाम पड़ेगा उसका मूल्यांकन कर सकता है, उसके द्वारा भी न्यायालय कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 269 विशेषज्ञ के राय को समर्थन या विखंडन करने वाला तथ्य सुसंगत है।
ऑप्शन नंबर ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 45 में, ऑप्शन बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 46 तथा ऑप्शन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 50 में तथा ऑप्शन डी भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 51 में। 269 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 46 के अंतर्गत क्या कहा गया है, विशेषज्ञ की राय को समर्थन करना या खंडन करना वाला तथ्य सुसंगत माना गया है। ओके, जबकि धारा 45 में बताया गया कि विशेषज्ञ की राय से संबंधित प्रावधान है, जबकि धारा 50 में है नातेदार के बारे में राय से संबंधित प्रावधान। धारा वही धारा 51 में क्या है, राय के आधार पर कब सुसंगत है उससे संबंधित है धारा 51। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया धारा 46 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब, स तथा द ने अ को कभी लिखते हुए नहीं देखा, परंतु वे अ के हस्तलेख के बारे में राय देता है। इनमें से किसकी राय सुसंगत है? ऑप्शन नंबर ए ब की, क्योंकि ब दिल्ली में एक व्यापारी है। अ ने ब को संबोधित करते हुए कई पत्र लिखे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी स की, क्योंकि स अ के लिपिक है। स का कर्तव्य अ के पत्र व्यवहार को देखना तथा फाइल करना था। ऑप्शन सी द की, क्योंकि द च का दलाल है। अ द्वारा च को लिखे पत्र को च ने द के समक्ष बराबर रखा है तथा द की सलाह ली है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त में से सभी बातें क्या हो सकती है, हस्तलेख के राय के बारे में सुसंगत हो सकती है। ओके, उपरोक्त समस्याएं प्रश्न का जो समस्या है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 के दृष्टांत पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ किसी न्यायिक प्रक्रिया में किसी अध्यापक के हस्तलेख के प्रश्न विवादित हो, उस अध्यापक के किसी विद्यार्थी की राय सुसंगत हो सकती है। साक्ष्य विधि के अधिनियम किस धारा के अंतर्गत यह सुसंगत है? ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 45, ऑप्शन बी धारा 46, ऑप्शन सी धारा 47 तथा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी धारा 47 के अंतर्गत क्या यह स्वीकार किया जा सकता है। ओके, तथा धारा 47 में उपबंधित करता है कि जबकि न्यायालय को यह राय बनानी हो कि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति ने लिखा या हस्तलेखित हस्ताक्षरित किया था, तब उस व्यक्ति के हस्तलेख से जिसके द्वारा वह लिखी या हस्ताक्षरित किया गया अनुमानित किया जाता है। परिचित किसी व्यक्ति की यह राय कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित किया गया था अथवा नहीं सुसंगत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो, तब निम्नलिखित में से किसकी राय सुसंगत है? ऑप्शन नंबर ए उस व्यक्ति की राय, ऑप्शन बी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत नियुक्त नियंत्रक के राय, ऑप्शन सी उस प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया हो, ऑप्शन डी उपरोक्त में से दोनों यानी बी और सी दोनों। 272 का आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी क्या होता है, उस प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया है उसका राय क्या होगा, सुसंगत होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो, तब प्रमाणित कर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किया है। ऑप्शन नंबर ए विवादक तथ्य है, ऑप्शन नंबर बी सुसंगत तथा ऑप्शन सी साबित तथ्य है तथा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कुछ भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी क्या है, सुसंगत तथ्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित राय को सुसंगत बनाया गया है या फिर सुसंगत मान्य किया गया है? ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 47 का कैपिटल ए, ऑप्शन बी धारा 113 का कैपिटल बी, ऑप्शन सी धारा ऑप्शन सी धारा 85 का कैपिटल ए, तो ऑप्शन डी धारा 114 का कैपिटल ए। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए यानी धारा 47 कैपिटल ए के अंतर्गत क्या किया गया है, डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित राय को सुसंगत बनाया गया है। ओके, यह प्रावधान IT एक्ट 2000 द्वारा क्या किया गया, धारा 47 कैपिटल ए के 47 कैपिटल ए को जोड़ा गया, जिसके अनुसार जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के अंकीय हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तो प्रमाणकर्ता अधिकारी की जिसने अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया है राय सुसंगत है। ओके, नेक्स्ट कथन और कथन ब है, इसको सम्मिलित करके सही को बताना है। ओके, आप देख लेते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए जाने के बाद उसमें किया गया परिवर्तन पता लगाने योग्य नहीं है तो प्रमाणीकरण के प्रयोजन हेतु वह इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर विश्वसनीय है।
कथन ब, एक संविधा की रचना के दौरान प्रस्तावों की संसूचना इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के माध्यम से अभिव्यक्त की गई है। ऐसे मामले में केवल वह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख संविदा को अपरिवर्तनीय नहीं बना देता है। ओके, ऑप्शन इस ए तक केवल अ सही, ऑप्शन बी ब सही, ऑप्शन सी दोनों सही, ऑप्शन डी दोनों सही नहीं है। 275 को देख लिया जाए तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी केवल और केवल ब सही है, अकथन सही नहीं है। यानी एक संविधा की रचना के दौरान प्रस्तावों की संसूचना इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के माध्यम से अभिव्यक्त की गई है। ऐसे मामले में केवल वह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख संविधा को अपरिवर्तनीय नहीं बनाता है। ओके, उपरोक्त बातें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 47 कैपिटल ए के अनुसार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। जब न्यायालय को किसी व्यक्ति की डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तो निम्नलिखित में से किसकी राय सुसंगत है? ऑप्शन नंबर ए प्रमाणन प्राधिकारी, ऑप्शन नंबर बी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त नियंत्रक, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट सेवा प्रदाता, ओके, तथा ऑप्शन नंबर डी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणकर्ता निर्गत करने वाला प्रमाणन अधिकारी। ओके, 276 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तो डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला प्रमाणन पदाधिकारी का राय क्या माना जाएगा? सुसंगत माना जाएगा। ओके, अधिकार या रूढ़ि से संबंधित प्रश्न की सुसंगतता के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित धारा में से किस धारा में उपबंध किया गया है? ऑप्शन नंबर ए धारा 13, ऑप्शन बी धारा 15 तथा ऑप्शन सी धारा 48 तथा ऑप्शन डी धारा 49। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी धारा 13 के अंतर्गत अधिकार या रूढ़ि से संबंधित प्रश्नों की सुसंगतता के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया? उपबंध किया गया। ओके, धारा वही 48 में 48 यानी 48 में अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत होता है वही बताया गया है, जबकि धारा 49 में क्या बताया गया है? प्रथा सिद्धांत आदि के बारे में राय कब सुसंगत है यह बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय को सुसंगत बनाता है? ऑप्शन ए धारा 47, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 50। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी धारा 48 के अंतर्गत क्या बताता है? रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय को सुसंगत बनाता है, धारा 48 के अनुसार। ओके, रूढ़ि के प्रमाण का ढंग दिया गया है। ओके, यानी रूढ़ि का प्रमाण का ढंग कौन से धारा में दिया गया? ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 32 का कैपिटल 32 का सब क्लॉज 4, ऑप्शन बी धारा 32 का सब क्लॉज 7 तथा ऑप्शन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 48 तथा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। 279 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त में से सभी के अंतर्गत क्या होता है? रूढ़ि के प्रमाणन का ढंग दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, यानी धारा 34 का सब क्लॉज 4, 32 का सब क्लॉज 7, धारा 48 के अंतर्गत रूढ़ि के प्रमाणन का ढंग दिया गया है। ओके, 279 हो गया। आज के सेशन में वीडियो में यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय मेरे साथ देने के लिए, मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।